द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग 100 नंबरों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस घटना चक्र की बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा गया है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विकल्प आप सभी लोगों को पढ़ना है और विकल्प पढ़ के फटाफट उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के चलना है, अथवा आप अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। और कुछ सर्दी जुकाम बुखार है, तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी आपको लग रही होगी। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो विकल्प बी हमारा सही है, सर रेडक्लिफ। आगे बढ़ते हैं, भारत में आकस्मिक जो निधि होती है उसका संरक्षक कौन होता है। जल्दी आंसर बताइए, कोई दम नहीं है प्रश्न में। उसका संरक्षक विकल्प सी आपका राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो किस आधार पर दिया गया है। तो दिए गए विकल्पों में बताना है कि आपका जो पहला वाला विकल्प रहेगा धर्म, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर चलते हैं और इसमें आपको जोड़ा मिलाना है। तो ये जो मराठा अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे, तो कहाँ पर कौन से मराठा थे यही आपको बताना है। पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं और बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशवा कहाँ पर थे, तो पेशवा भैया इनकी जो राजधानी थी वहाँ रहते थे। तो राजधानी क्या थी, सॉरी एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो पेशवा कहाँ थे भैया, राजधानी में यानी कि पूना में रहते थे। गायकवाड़ कहाँ थे, गायकवाड़ कहाँ पर रहते थे, तो गायकवाड़ बड़ौदा में रहते थे। सिंधिया कहाँ रहते हैं, सबको पता है, सिंधिया रानी लक्ष्मीबाई के समय में भी थे, ये लोग ग्वालियर में रहते थे। होलकर कहाँ रहते थे, होलकर इंदौर में रहते थे। होलकर जो राजवंश था वो इंदौर से संबंधित है। और भोसले जो थे यानी कि भोसले राजवंश या भोसले जो सरनेम था वो नागपुर से संबंधित है। यानी कि 2 4 1 5 3 ये हमारा क्रम बन रहा है। 2 4 1 5 3 ये आपका पहले विकल्प में दिया गया है। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो गांव के माध्यम से राम राज्य लाया जा सकता है, ऐसा कथन किसका था। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कथन महात्मा गांधी का था। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, ठीक है। तो ये जो डिस्पैच था इससे मुख्य रूप से क्या संबंधित है। तो ये जो डिस्पैच था मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित था। आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जल्दी जल्दी हमें आंसर बताना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा 100 प्रश्नों को सॉल्व करने में। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये संयुक्त सत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो 7वें प्रश्न में कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर रहेगा। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से अग्रणी उत्पादक किसका है। तो दिए गए विकल्पों में से अभ्रक सीट का अग्रणी उत्पादक है विश्व में भारत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 की गदर से प्रभावित नहीं था। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था दिए गए विकल्पों में से। तो आप लोगों ने झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ के बारे में पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बारे में, लेकिन चित्तौड़ के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यानी कि विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल आपके लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा गलत है, जोड़ा गलत है, यही आपको बताना है। देखिए साफ साफ देखने से ही पता चल रहा है, ये जो सी नंबर लिखा है आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत, ये वाला बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है, छुआछूत का अंत किया जाता है आर्टिकल 17 में। आगे बढ़ते हैं, बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी वो भारत में कब प्रारंभ की गई थी।
तो ये योजना जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई थी। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर में लिखा है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, यह कथन किसके लिए सही है? तो बराबर वालों में पहला होता है संसदीय सरकार में, यानी कि संसद में। तो ये कथन प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि ये प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, लेकिन ये मंत्रियों का प्रधान होता है, इसलिए विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो सबको पता है मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट किस अनुच्छेद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना बजट लाती है वो आर्टिकल 202 के द्वारा लाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में एक जगह है लॉयन कैपिटल। ठीक है, ये लॉयन कैपिटल किस राजा से संबंधित है, यानी कि इसे किसने बनवाया था? तो इसे अशोक ने बनवाया था। विकल्प भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस भाग में बताया गया है? भाग 8 में बताया गया है। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, तो अगले प्रश्न में लिखा है अभ्युदय। अभ्युदय एक समाचार पत्र है, इस संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय हैं। विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही है। हम लोग ज़्यादा तेज आवाज़ में नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा गला बहुत ज़्यादा खराब है आज। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जो सही विकल्प रहेगा आर्टिकल 19 रहेगा। पहला हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो किस प्रकार के लौह अयस्क भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प हेमेटाइट हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है। ठीक है भैया, जोड़ा किसका मिलाना है? एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ वो कहाँ पर है इसके बारे में लिखा गया है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। ये जो पहला लिखा गया है तालचेर, तालचेर कहाँ पर है? तालचेर उड़ीसा में है। अगर ये पता चल जाए कि ये क्षेत्र कहाँ पर है तो आप प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब उड़ीसा ये पता चल गया तालचेर कहाँ उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी। आगे बढ़ते हैं। कर्णपुरा, कर्णपुरा कहाँ पर भैया? झारखंड में। और झारखंड में कौन सी नदी बहती है? सबसे ऊपर वाली दामोदर। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और ये इसका थोड़ा सा भाग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी आता है। तो सिंगरौली कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पर इसकी नदी बहेगी? यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? यहाँ पर आपकी सोन नदी बहती है, सोनभद्र जिले के आसपास। ठीक है, सिगरेनी, सिगरेनी कहाँ पर है? ये वर्तमान समय तेलंगाना में है और तेलंगाना से नदी कौन सी जाती है? गोदावरी। तो आपका जोड़ा कौन सा बन गया? 4 1 2 3 आपका जोड़ा बन गया। 4 1 2 3। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में है। 4 1 2 3 देखिए पहला विकल्प आपका दिया गया है, तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो किससे सर्वाधिक ऊर्जा भारत को प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी कोयला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? अवंती जनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? ये एल्युमिनियम के सारे कारखाने हैं और वो कहाँ पर हैं ये आपको बताया गया है। इसमें से एक हमारा गलत है। तो देखिए पहला आपका ही देखो, पहला देखिए बालको, बालको कहाँ पर है? बालको रायपुर में लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बालको बिलासपुर में था, अब इसका नाम बदलकर, बिलासपुर का नाम बदलकर कोरबा कर दिया गया है और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो बालको कहाँ है? कोरबा में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और बाकी के आपके जो 3 दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है? 24 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए?
आम की फसल से संबंधित है। आम्र वर्षा जो शब्द है वो आम की फसल से संबंधित है। 25 नंबर चलते हैं। सन 2001 में ब्रिक एक शब्द था, बहुत फेमस शब्द था, इसको किसने गढ़ा था? तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग जो किया था, पहला विकल्प जिम ओ नील ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती अगर आपको करनी है तो उसके लिए जो आदर्श जलवायु होगी वो क्या होगी? तो चावल की खेती के लिए हम लोग 100 सेंटीमीटर के ऊपर वर्षा होनी चाहिए और तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, इसमें भी एक जोड़ा आपका गलत है, एक ही गलत है और जो गलत है वही आपको बताना है। एक तरफ जगह के नाम लिखे हैं, एक तरफ वो जगह किस लिए प्रसिद्ध है इसके नाम लिखे गए हैं। तो जरा सी वाले पे देखिए, सिंदरी में क्या होता है? सिंदरी में तांबा होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। सिंदरी में तांबा नहीं होता है। सिंदरी झारखंड में है और यहाँ पर जो सिंदरी है वो उर्वरक के लिए, उर्वरक के कारखानों के लिए ज़्यादा फेमस है। तो आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर गलत है और जो गलत है वही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? अच्छा, सुमेलित है यानी कि इनमें से सिर्फ एक सही है, बाकी सब गलत हैं। तो कौन सा सही है? लोकटक झील के बारे में लिखा है, ये मणिपुर में है, ये बिल्कुल सही है और बाकी के नीचे वाले तीनों गलत हैं। उदय सागर झील और डिंडवाना, ये उदय सागर और डिंडवाना कहाँ है? राजस्थान में है। और कोलोरू कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। तो ये एक तरफ पेड़ पौधों के नाम लिखे हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं उनका नाम दिया गया है, तो जोड़ा यहाँ पर हमें मिलाना है। सॉरी, चलिए जोड़ा मिलाते हैं। तो सागौन, सागौन कहाँ पाया जाता है भैया? सागौन के जो पेड़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। देवदार कहाँ पाया जाएगा? अच्छा सॉरी, सागौन, सॉरी सॉरी, एक मिनट। जो सागौन हैगा, सॉरी, सागौन के जो पेड़ होंगे वो आपके मध्य प्रदेश वाले रीजन में, कुछ महाराष्ट्र वाले रीजन में, यानी कि भारत के बीचों बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये इसका मध्य भारत बिल्कुल सही होगा। जो देवदार होगा, देवदार बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं हिमालय के ऊपर पाए जाते हैं, तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाएंगे। जो सुंदरी पेड़ होते हैं वो दलदली जगह पे पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में जो आपका हुगली नदी है उससे बहुत ज़्यादा दलदल उत्पन्न होता है। वो जब बंगाल खाड़ी में गिरती है तो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरी वन यानी सुंदर वन में पाया जाएगा, यानी कि बंगाल में पाया जाएगा। और सिनकोना कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर हिमालय की तराई क्षेत्रों में सिनकोना पाया जाता है, यानी कि 2 4 3 1 ये आपका विकल्प सही रहेगा। तो 2 4 3 1 कहाँ पर है? आपके पहले वाले विकल्प में ही है। तो पहला वाला विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझा सीमाएं बनती हैं? तो इजराइल जो देश है वो अपनी जो बॉर्डर है किसके साथ शेयर करता है, ये आपको बताना है 30 नंबर में। तो 30 नंबर का पहला वाला विकल्प लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन के लिए संबंधित है? तो मलाज खंड एक जगह है और यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? यहाँ पर उत्पादन होता है तांबे का, तो यानी कि विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। दिए गए विकल्प में आपका बी विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। 35 नंबर पर चलते हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम का मतलब सबसे ज़्यादा पहले कहाँ होता है उसको बताना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और बाद में सबसे कम। तो चलिए 35 नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसका क्या सही रहेगा? तो भैया जो कोयला है सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है और झारखंड सबसे पहले दिया गया है सिर्फ विकल्प ए में, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप जो विकल्प सी है, सॉरी विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण जो नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा है? तो कौन सा ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? उसका नाम है थोरियम, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना यहीं पर पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर में भी भैया जोड़ा मिलाना है, तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। कौन सा प्रदेश किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है 36 नंबर के प्रश्न में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूट, जूट कहाँ पर होगा? जूट वहाँ पर होता है जहाँ पानी ज़्यादा पाया जाता है, थोड़ा सा नमी ज़्यादा होती है। तो नमी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। चाय पीना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? असम में। सब लोग चाय पीते हैं और असम चाय के लिए फेमस है। रबर कहाँ होगा? जो समुद्र किनारे वाली जगह होगी वहाँ रबर होगा, और रबर के लिए फेमस है केरल। गन्ना कहाँ होगा? अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। तो आपका 3 1 2 4 जोड़ा बन रहा है, और ये 3 1 2 4 कहाँ पर है? ये आपका पहले वाले विकल्प में ही है, तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देश और राजधानी के बारे में लिखा गया है, और इसमें से एक जोड़ा गलत है, और जो गलत है वही आपको ढूंढना है कि ABCD में से कौन सा गलत है। देखिए भैया, इसमें पहला, दूसरा और डी ये तीनों सही हैं, लेकिन ये सी के बारे में देखिएगा। उत्तरी कोरिया, इसकी राजधानी सियोल लिखी है। सियोल जो है वो दक्षिणी कोरिया की राजधानी होती है। तो उत्तरी कोरिया की क्या राजधानी है? उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला हमारा गलत था। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो दलदली जगह पर पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो दलदली जगह है वो डेल्टा बनाती है, गंगा नदी बेसिन डेल्टा जो है बंगाल में है। तो बंगाल में मैंग्रोव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो चलिए विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात का समुद्री तट होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? यानी कि सही क्रम में कौन सा महाद्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सी बात है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, और यही आपके सबसे पहले विकल्प में दिया गया, और किसी विकल्प में एशिया नहीं लिखा गया है सबसे आगे। यानी कि अगर आपको सिर्फ एशिया सबसे बड़ा है इतना पता है, तब भी आप पहला वाला विकल्प यहाँ पर चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो लोकतंत्र जो है कार्य नहीं कर सकता है किसके अभाव में? तो भैया सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लोकतंत्र में राजनीतिक दल। जब राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो कौन चुनाव लड़ेगा? जब चुनाव नहीं लड़ेगा तो सरकार कैसे बनेगी? आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर विकल्पों को भी पहले आप देख लीजिए। हाँ, रिंग ऑफ फायर के बारे में जानिए कि जो प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, ऐसे क्षेत्रों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी कि 1 2 3 किस विकल्प में है? विकल्प ए में है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उस झील का क्या नाम है? तो उस झील का नाम है 42 नंबर में विक्टोरिया झील। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए? संसद होती है, विकल्प भी हमारा सही रहेगा। आगे मरुस्थल दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि ये जो 4 आपके विकल्प हैं इनमें से एक गलत है, और कौन गलत है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही हैं, लेकिन जो गिब्सन लिखा गया है ये कहाँ लिखा है? ब्राज़ील में, और ये बिल्कुल गलत है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो गिब्सन हमारा यानी यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश किया था वो किस समिति ने किया था? तो 45 नंबर का क्या सही होना चाहिए? कोठारी समिति, आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें 46 नंबर में भी
ये जोड़ा सारे दिए गए हैं, इसमें से कोई एक जोड़ा गलत है और जो गलत है वही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। विकल्प सी को ध्यान से देखिए, डूरंड रेखा यानी डूरंड लाइन दी गई है बांग्लादेश और भारत के बीच में, जो कि बिल्कुल गलत है। डूरंड जो लाइन है वो सीमा रेखा है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आंकलित किया था? तो तेंदुलकर समिति ने बताया था कि कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 37.2%। क्लियर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी होती है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है वो किस प्रकार की समिति होती है, यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ब्लॉक स्तर पर जो होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, यानी कि विकल्प 49 नंबर के लिए विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने S-400 मिसाइल सौदा समझौता किस देश के साथ किया है? तो ऐसा किया है रसिया के साथ। विकल्प सी यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो आपको रट चुका होगा, 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम, जिसको हम लोग अस्फा भी कहते हैं, लागू किया गया है? तो ये कहाँ पर लागू है? ये है लागू नागालैंड में। विकल्प सी आपका सही रहेगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो कौन सी चीज़ सड़क सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सड़क निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका कोई मतलब नहीं होता है सड़क सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से कौन संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए यूट्रोफिकेशन हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये जो प्रश्न है ये शायद 2-3 प्रैक्टिस सेट पहले भी आया था और कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग बता देते हैं। जो आपका पानी होता है यानी जल, चाहे वो तालाब का पानी हो चाहे नदी का पानी हो, तो कभी कभी उसमें जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं जो जलीय जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, तो ऐसे जैविक और अजैविक घटक की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो लाभदायक तत्व होते हैं जीवों के लिए उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और मात्रा ज़्यादा होना भी जलीय जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो इसको हिंदी में हम लोग सुपोषण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन। तो जो यूट्रिफिकेशन होता है वो जलीय प्रदूषण होता है, यानी कि लाभदायक घटक की मात्रा ज़्यादा होना जिससे जलीय जंतु प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये जलीय प्रदूषण है और बाकी के तीनों विकल्प आपके वायु प्रदूषण है। तो इसमें हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पर दिए गए विकल्पों में शारदा नहर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक मिनट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा गलत जोड़ा है ये आपको बताना है। ये आपके 4 विकल्प दिख ही रहे होंगे। यहाँ पर डी में देखिए फ्लोराइड आयन, ये पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही हैं। ठीक है, किसकी कमी, किस प्रदूषक से कौन सा रोग होता है, ये तीनों सही हैं, लेकिन फ्लोराइड आयन से हमारा अपच होता है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। फ्लोराइड जो आयन होता है उसको फ्लोरोसिस रोग होता है, और फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो दांतों का रोग होता है, जिसमें दांत हमारे पीले हो जाते हैं, उनका जो बाहरी आवरण होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो अपच यहाँ पर गलत होगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? यानी कि पृथ्वी के फेफड़े इस रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा होगा तो अमेजन जंगल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
इसमें कथन और निष्कर्ष वाली बात है, तो पहले हम लोग कथन निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ये जो कथन पहला है ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं, तो ये दूसरा वाला जो कथन है ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही कौन था? पहला वाला, तो केवल एक हमारा सही है, यानी कि पहला विकल्प हमारा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? 60 नंबर में बहुत ही आसान प्रश्न है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, विकल्प डी हमारा सही है। अच्छा चलिए 61 नंबर में भी जोड़ा मिलाना है भैया, तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है? चलिए स्टार्ट करते हैं 62 नंबर में। अब बताना है आपको लखनऊ में हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है। तो लखनऊ में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है भैया? अमौसी कहाँ पर है? अमौसी तीसरे नंबर पे है, तो लखनऊ में अमौसी है। वाराणसी में कौन सा है? वाराणसी के बगल में एक जगह है बाबतपुर, तो वाराणसी में क्या है? बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है, यानी कि 3 1 4 2 हमारा सही रहेगा। और 3 1 4 2 कहाँ पर लिखा गया है? विकल्प डी में लिखा गया है, तो इस प्रकार विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही है। 62 नंबर में भी जोड़ा ही मिलाना है, तो इसमें जोड़ा ऐसे लिखा गया है कि एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं और उस राज्य में जो पंचायत समितियां हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो पंचायत समितियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो किस राज्य में कौन सा नाम प्रसिद्ध है यही आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनपद पंचायत ये नाम कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत का अभी चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ प्रसिद्ध है भैया? अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद ये नाम कहाँ प्रसिद्ध है? गुजरात में। ये किसके नाम है? पंचायत समितियों के नाम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पंचायत समितियों को जाना जाता है। आंचलिक परिषद कहाँ फेमस है? ये नाम फेमस है पश्चिमी बंगाल में। तो आपका 3 4 2 1 जोड़ा बन रहा है, तो 3 4 2 1 कहाँ पर है? आपके सी वाले विकल्प में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में एक बांध है जिसका नाम है परीक्षा बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? 63 नंबर के प्रश्न के लिए आपका बुंदेलखंड में कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी बहती है, यानी कि पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो 64 नंबर का संस्कृत आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? तो इस नहर से संबंधित कौन कौन से जनपद हैं यही आपको बताना है। एक मिनट, हाँ चलिए बताइए 65 नंबर में, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। तो मध्य गंगा नहर है उससे संबंधित आपका मथुरा है, अलीगढ़ है और हाथरस है, यानी कि 2 3 4 2 3 4 कहाँ है? विकल्प डी में है, तो विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पर। निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनु स्मृति है, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो ये थे अकबर के समकालीन, विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित था, तो ये कहाँ पर लिखा गया है? वन कटाई, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा का कौन सा स्थान भारत में नहीं था? तो यहाँ पर आपका 69 नंबर में बालाकोट बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो बालाकोट अब आप विकल्प में बताइएगा कि वर्तमान समय में बालाकोट कहाँ पर है। ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 70 नंबर चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वनों की जब भी बात आएगी तो देहरादून का नाम याद रखिएगा, ये देहरादून हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था?
कौन भारत नहीं आया था? 71 नंबर में क्या सही रहेगा? तो भैया कोलंबस भारत के लिए निकले थे, लेकिन भारत पहुंच नहीं पाए, ये रास्ता भटक गए और पहुंच गए अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये 1 2 3 4 आपको लिखा गया है, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन अधिनियम आया। इस प्रकार से आपको 72 नंबर में व्यवस्थित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। ये कब आया था? 1972। ये 72 की बात है। इसके बाद क्या आया था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आया था तीसरा नंबर प्रोजेक्ट टाइगर, ये आया था 73 में, 1973। उसके बाद क्या आया था, बचे हैं दो, तो दो में क्या आएगा, प्रोजेक्ट हाथी, ये आया था 1992 में। और जैव विविधता अधिनियम ये सबसे बाद में आया था, दिए गए विकल्पों में, ये आया था 2002 में। तो आपका क्रम क्या बन रहा है, 1 3 4 2, ये आपका क्रम बन रहा है। तो 1 3 4 2 कहाँ पर है, विकल्प बी में है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से एक जोड़ा सही है, और कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो 73 नंबर में शम्स ए सिराज अफीम तारीख़ फिरोज शाही, ये सिराज साहब ने, ये इनका नाम है, इन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। ये जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है, और बाकी के नीचे वाले जोड़े बिल्कुल गलत है, यानी पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता तथा एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि किस लड़ाई के बाद भारत में क्या परिवर्तन हुआ था। ठीक है, और इसको जोड़ा आपको मिलाते चलना है। तो चलिए भैया जोड़ा मिलाते हैं। पहला, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो इससे मुगल शासन भारत में प्रारंभ हुआ था, यानी कि चौथा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। ठीक है, पहला वाला कहाँ जाएगा, चौथे पे जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। तो यहाँ पर तुर्क शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर है, तुर्की शासन, यानी कि विकल्प 3 पे जाएगा। ये दूसरा वाला 3 पे जाएगा। क्लियर। तालिकोटा की जो लड़ाई थी ये किसके बीच हुई थी, ये विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुई थी। और अगल बगल के जो मुस्लिम राज्य से, जैसे अहमदनगर और कौन सा था, गोलकुंडा, तो ये सारे मिलकर, इन सारे लोगों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो जिससे विजयनगर साम्राज्य का जो है अंत हो गया था। तो ये आपका पहले पे जाएगा। सी वाला कहाँ पर जाएगा, पहले पे। और प्लासी का द्वितीय युद्ध सबको पता है, इसके बाद अंग्रेज भारत में स्थापित हो गए थे, तो ये जाएगा दूसरे पे। ठीक है, तो हमारा क्या क्रम बन रहा है, हमारा क्रम बन रहा है 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ पर है, 4 3 1 2 विकल्प डी में है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? तो सिल्क मार्ग प्रारंभ करवाया था कनिष्क ने। पहला वाला जो आपका विकल्प है, ये आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है वो किसने प्रारंभ कराई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जो फेमस हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। जो बराह मिहिर थे वो क्या थे? तो बराह मिहिर जो थे वो खगोलविद थे। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की जो प्रतिज्ञा सितंबर 2020 में की थी वो कहाँ पर किया था? तो वो किया था कलकत्ता में। आपका विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तमिल जो रामायण है उसको किसने लिखा है? तो तमिल रामायण को लिखा है कंबन ने। आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। फटाफट हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहे हैं। आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य जो वकील थे वो कौन थे? यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके सभी व्यक्तियों को बचाने के लिए जो वकील थे वो कौन कौन से लोग थे? तो यहाँ पर आपका 81 नंबर में जो सही रहेगा वो भूला भाई देसाई, पंडित नेहरू और जिन्ना साहब, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आत्मकथा जिसका नाम है शाहनामा, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं फिरदौसी। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा।
काकतीय वंश जो है वो कहाँ पर अपना राज करता था? तो काकतीय वंश कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है, आपका क्या सही होना चाहिए भैया? आंध्र प्रदेश सही होना चाहिए। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 84 नंबर पर चलते हैं और यहाँ पर आपको बताना है इन निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी 84 नंबर में कौन कौन सा होगा? कोटोपैक्सी होगा और आपका एटना होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा पहले विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो उनके धार्मिक आंदोलन का नाम था दीन ए इलाही। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे सारे प्रश्न आप हजारों बार पढ़ चुके हैं। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? तो कितने भैया? 28 और 8 का क्रम चल रहा है। टोटल कितना होता है? 36 होता है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके समय में उस्ताद मंसूर खां हैं? ये हैं जहांगीर के समय में। आपका विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे भी काजीरंगा में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। पौंडीचेरी में किसके उपनिवेश थे? तो पौंडीचेरी किसका उपनिवेश था? ऐसा तो प्रश्न आपको अगर मिल जाए तो गलत करना ही नहीं है और विकल्प हमारा डी फ्रांसीसी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 90 नंबर में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं और बाद में विकल्पों को मिलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आएगा इन चारों विकल्पों में? इन चारों विकल्पों में असहयोग आंदोलन पहले आएगा और ये 1920 की बात है। ठीक है, तो 1920 के बाद क्या आएगा भैया? 1928 आएगा, साइमन कमीशन आएगा, ये 1928 की बात है। फिर आएगा गांधी इरविन समझौता, ये 1931 की बात है। और फिर आएगा पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में होगा, और ये 1932 की बात है। यानी कि 2 1 4 3 ये हमारा क्रम बन रहा है। 2 1 4 3 2 1 4 3 ये आपका विकल्प डी में दिया गया है, तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब थे, उनकी हार प्लासी के युद्ध में हुई थी। तो विकल्प सी हमारा 91 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। 92 चलते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया था, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में गुरु अर्जुन देव साहब बिल्कुल सही है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? उस नालायक देश का नाम था जापान। इसी के फलस्वरूप अमेरिका ने पर्ल हार्बर जो आपका तट है वो किसका था? अमेरिका का था। और इसी के फलस्वरूप अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर पर। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ये सुझाव किसका था? ये सुझाव सिमड साहब का था। यहाँ पर विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 95 नंबर पर चलते हैं। इसमें भी क्या करना भैया? आपको जोड़ा मिलाना है। 95 नंबर में भी आपको जोड़ा मिलाना है। चलिए जोड़ा मिलाते हैं। कौन किससे संबंधित है यही आपको बताना है। तो हमारा जो लिखा है टोमाडोरे, ये किस विद्रोह से संबंधित हैं? ये कोया विद्रोह से संबंधित हैं। दूसरा है ईश्वर चंद्र रॉय, ये किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो ये पावना विद्रोह से संबंधित हैं। बिरसा मुंडा किससे संबंधित हैं? तो मुंडा विद्रोह, ये साफ साफ लिखा है दूसरे नंबर पे। राधा कृष्ण दंडसेन ये किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका बचा है नंबर 1, ये नंबर 1 पे चला जाएगा। यानी कि 3 4 2 1 हमारा क्रम बन रहा है और 3 4 2 1 ये आपके पहले विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। पंजाब में कूका विद्रोह जो हुआ था उससे कौन व्यक्ति संबंधित हैं? तो उससे संबंधित हैं बाबा राम सिंह। विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही है। विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? तो कितने लोगों को? टोटल 48 लोग को अब तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं कि 2021 के जो जनगणना हो रही है वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपके सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो बाकी के इन 100 प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके मित्र भी जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग भी धीरे धीरे करके अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कुछ बातें कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।